गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि पारिक GT+ भूमपुरा में स्वागत है। आज के इस वीडियो कंटेंट के अंदर हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला एक वैदिक गणित का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से, खास करके बोर्ड परीक्षा 2021 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आती है आपके निखिलिम विधि से भाग की इसमें मुख्य 3 विधियां हैं। निखिलिम विधि से भाग, दवजांक विधि से भाग और सूत्र प्रावर्त्य अंक विधि से भाग। तो सर्वप्रथम हम निखिलिम विधि से भाग का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नमाला 1 का पहला ही प्रश्न हम देखते हैं। एक प्रश्न अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो निखिलिम विधि से कोई भी अगर भाग आता है तो आप निश्चित रूप से उसको करने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम पहला ही प्रश्न इसका करेंगे। 1 2 4 5 ये संख्या दी हुई है 1245। इसके अंदर 97 का भाग देना है। किस विधि से? निखिलिम विधि से भाग देना है इसके अंदर। तो निखिलिम विधि को दूसरा जो नाम है वो आधार उपाधार विधि भी है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आती है आधार की बात, कि अगर हमें भाग 97 से देना है तो इसमें हम आधार क्या मानेंगे। तो आधार इसमें कैसे माना जाता है? 1, 10, 100 या 1000, इस प्रकार से आधार माने जाते हैं। तो सरलता के लिए हम निकटता को आधार मानते हैं। जैसे 97 है तो 100 के निकट है, यानी 100 के नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 आधार मानेंगे। इसका आधार 10 भी मान सकते हो आप, क्योंकि 97 है वो 2 डिजिट की संख्या है, तो 2 डिजिट में 10 भी हम आधार मान के कर सकते हैं। लेकिन हम प्रश्न को सरल विधि से करने के लिए आधार क्या मान के चलेंगे? 100 मान के चलेंगे, क्योंकि ये 100 के नजदीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें आधार क्या हो गया? 100। अब निखिलिम विधि से जब हम भाग करेंगे तो विचलन नए ज्ञात करके हमें पूरक संख्या ज्ञात करनी है। सामान्यतः क्या सिस्टम होता है कि हम विचलन ज्ञात करते हैं जब भी गुणा वगैरह की या वर्ग की संक्रिया करेंगे तो हम विचलन ज्ञात करेंगे, जबकि निखिलिम विधि से यदि हम भाग ज्ञात करेंगे तो पूरक संख्या ज्ञात करेंगे। तो पूरक संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? आधार माइनस संख्या, यानी आधार 100 है तो इसमें से संख्या जो जिससे हमें भाग देना है, भाजक कितना है? 97। 97 को घटाएंगे कितना आया? 0,3। तो पूरक संख्या वो क्या आ गई? 0,3 आ गई। एक तो सबसे पहली बात ये होगी कि हमें जिससे भाग देना है, यानी भाजक, तो भाजक के लिए हमें पूरक संख्या निकालनी है निखिलिम विधि से जब हम भाग कर रहे हैं। तो भाजक के लिए हमने पूरक संख्या निकाल ली। अब इसके बाद की संख्या को देखेंगे कि कितने अंक की संख्या है। तो चाहे संख्या कितने अंक की हो, जितने आधार में शून्य है उतने अंक आपको इस तृतीय खंड के अंदर लिखने हैं। 3 खंड बना लेने हैं इस तरह से। इस तीसरे खंड के अंदर उतने अंक लिखेंगे जितने आधार में शून्य है। तो कितने शून्य? 2 है, तो यानी 4 और 5 तो कहां पे आ गई? यहाँ पर। बाकी जितनी भी संख्याएं बच गई वो यहाँ रहेगी, 1 और 2। अब इसके अंदर भाग किससे देना है? 97 से। तो संख्या हमारे पास कितनी है? 97। और इसकी पूरक संख्या जो निकाली है वो कितनी है? पूरक संख्या 0,3। सबसे पहले ये हमने सवाल को इसके प्रारूप के अंदर पहले सजा लिया है अच्छी तरह से, कि ये इसमें इस तरह से 3 खंड बनेंगे। इसमें जितने आधार में शून्य उतने अंक तो इसमें आएंगे, बाकी अंक जो भी हैं वो इसमें आएंगे, और ये भाजक का कॉलम है। अब हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो सर्वप्रथम जो पहला अंक है इधर से, इसको सीधा का सीधा आपको नीचे लिख देना है 1 यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब 97 का पहाड़ा न पढ़ के हमें पहाड़ा किसका पढ़ना है? 0,3 का पढ़ना है। 0,3 को 1 तक पढ़ेंगे। पहाड़ा कहां तक पढ़ना है ये आपको ये अंक बताएगा, कहां तक पढ़ना है? 1 तक। तो 0,3 को 1 तक पढ़ोगे तो क्या आया? 0,3। सेकंड, अब ये कॉलम आ गया 2 0, जोड़ के लिख दो। 2 0 कितने हुए? 2। जैसे ही मैं यहाँ नीचे अंक लिख रहा हूं इसको ब्लॉक कर रहा हूं, यानी कि आगे के अंक लिखने हैं वो इस लाइन में नहीं आएंगे, वो आगे से स्टार्ट होंगे। अब 3 का 2 तक, 3
0 3 2 0 0 0 हो गए और 0 2 तो 0 ही हो गया और 3 2 6 यानी क्या आएगा 0 6। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ये नहीं कि 2 3 6 हम केवल 6 ही लिख दें, हमें लिखना है 0 6, क्योंकि अगर केवल 6 लिखोगे तो यही लिख दोगे आप। 0 6 लिखना है क्योंकि आधार कितना है इसमें 100 है, तो 2 अंक आपको साथ में लेके चलने हैं। तो 0 3 को 2 से गुणा करने पे कितना आएगा 0 6 ही आएगा, तो ये आ गया 0 6। अब आप सीधा सीधा इसको लिख दोगे, 5 और 6 कितने हो गए, ये वैदिक विधि से अगर आप देखते हो तो 5 और 6 11 हो गए। जैसे ही एक ज्यादा हो जाता है तो पूर्व के अंक के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एकाधिक लगा देते हैं। तो यहाँ आ गया 5 और 6 11 का 1, 4 और 3 7 और ये एकाधिक पूर्ण हो गया तो ये हो गया 8। तो ये आपके पास क्या आया भागफल और ये आया शेषफल। बहुत ही आसान विधि है, अच्छी तरह से आप करोगे इसके चारों प्रश्न आप हल कर सकते हो। इसमें प्रश्न वाला में आपके 3 प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है जिसमें 8 से भाग देना है संख्या के अंदर, तो वहां आप पूरक संख्या निकालोगे तो 2 निकल जाएगी। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न के अंदर 88 से डिवाइड करना है तो पूरक संख्या निकालोगे तो 1 और 2 यानी 12 उसमें पूरक संख्या निकल जाएगी और आप इसको हल कर सकते हो। बिल्कुल निखिल विधि से मिलती जुलती विधि है, प्रावर्त्य अंक विधि या प्रावर्त्य आधारित विधि हम इसको कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल निखिल की ही एक पूरक विधि है। पहला प्रश्न आपको करवाया है, पहला दूसरा और तीसरा पहले प्रश्न के आधार पे ये तीनों। इसके बाद डायरेक्ट आपको पहले मैं 16वां प्रश्न करवा रहा हूं जो कि प्रावर्त्य अंक विधि से है, क्योंकि ये निखिल विधि की जैसी विधि है तो आपको उसकी तरह ये जल्दी समझ में आएगी। तो वही तरीका 103 से इसके अंदर भाग देना है। तो सर्वप्रथम हम इसमें क्या मानेंगे, आधार मानेंगे कि ये 100 के नजदीक है तो आधार इसमें कितना हो गया 100 हो गया। अब निखिल विधि में तो पूरक संख्या हमने ज्ञात की थी, ये थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर डिफरेंस है। निखिल विधि में हमने यहाँ पे पूरक संख्या ज्ञात की थी, जबकि इसमें हम यहाँ पे क्या है विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है, संख्या में से आधार घटाकर, संख्या माइनस आधार, जबकि पूरक संख्या आधार में से संख्या घटा के ज्ञात की जाती है। तो संख्या कितनी यहाँ पे 103 और आधार कितना है 100, तो विचलन कितना आया 0 3। अब वही 3 खंड है, तीनों खंडों में संख्या को जचाने का बिल्कुल वही तरीका है जो निखिल के अंदर है कि यहाँ पे आधार हमारे पास कितना है 100 है, तो इस खंड में कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे, बाकी रिमेनिंग जो अंक है जितने भी बच गए 2 3 4 वो इस खंड में आ जाएंगे। यहाँ तो 2 ही बचे हैं तो वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। भाजक जिससे भाग देना था वो कितना है 103, विचलन हमने निकाला तो कितना आया 0 3। अब इसमें नई बात क्या आ गई, एक तो पूरक संख्या की जगह विचलन निकालना है, दूसरा प्रावर्त्य अंक। प्रावर्त्य अंक, प्रावर्त्य अंक एक प्रकार से विपरीत संख्या होती है, विपरीत साइन वाली संख्या कि अगर ये पॉजिटिव है यानी प्लस की संख्या है तो यहाँ प्रवर्त्य अंक किसके आएंगे माइनस के आएंगे, -0 -1। 0 में तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार अगर मान लो जैसे इसमें 17वां प्रश्न है उसमें 113 है तो वहां भी विचलन हमारे पास कितना आएगा 13 आएगा, तो प्रावर्त्य अंक आएंगे -1 और -3। न कि इकट्ठा -13 नहीं लिखोगे आप, क्योंकि अलग अलग खंड में अलग अलग अंक लिखते हैं, इसलिए -1 और -3। इसी प्रकार इसमें -0 और -3। 0 है इसलिए माइनस का इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप 0 लिखो चाहे -0 लिखो। करने का तरीका सेम वही, एक को एज इट इज लिख देंगे पहले हम। अब पढ़ा पढ़ना है इसका 1 तक, तो 0 3 का 1 तक पढ़ेंगे, तो 0 का तो 0, माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 का 1 तक तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, ये आ गया -3। 1 0 जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो 1 0 1 ही रहेगा ये तो। अब फिर 1 तक पढ़ा पढ़ेंगे इसका, 1 तक पढ़ोगे तो वही आएगा 0 का 0 और ये -3। अब जब निखिल विधि में वही बात है, यहाँ पर हमें जो भाजक है वो भागफल पूरा प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम आगे पढ़ा नहीं पढ़ेंगे,
ये भागफल हमारा पूरा प्राप्त हो गया यहाँ पर, यहाँ तक एक तक पढ़ा पढ़ लिया। और ये अब हमें अंतिम शेषफल ज्ञात करना है केवल। तो 4 और ये -3 है, 4 में से -3 घट गया, 1 बचा। हालांकि हम जोड़ रहे हैं, लेकिन 4 और ये -3 है, तो 4 और -3 को जोड़ोगे तो प्लस का 1 ही बचेगा। इसी प्रकार 5 और -3, तो 5 में से -3 अपने आप ही घट जाएंगे, बचेगा कितना, 2। तो ये आपके पास शेषफल और ये भागफल। बिल्कुल इजी विधि है, सेम निखिल विधि की तरह ही है। थोड़ा सा फर्क है, उसमें पूरक संख्या ज्ञात करनी है, इसमें विचलन ज्ञात करना है, और फिर जो विचलन है उसके प्रावर्त्य अंक ज्ञात करने हैं। कई बार पूरक संख्या यहाँ से विचलन ज्ञात करोगे आप तो माइनस में आ जाएगा, तो फिर उसका जो प्रावर्त्य अंक है वो अपने आप ही किस में आएंगे, धनात्मक आ जाएंगे, यानी प्लस में आ जाएंगे। वर्ग ज्ञात कीजिए, चौथा प्रश्न है प्रश्नमाला का, वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आपके इसमें वर्ग ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सिलेबस के अनुसार केवल निखिल विधि से ही आपके वर्ग ज्ञात करने का जो प्रश्न है वो लगभग आने के चांस रहते हैं। तो 103 का वर्ग ज्ञात करना है निखिल विधि के द्वारा। तो आपको साधारण सा एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। और जब भी हमें उपादार अंक मानने की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय फिर उपादार अंक गुणा में लग जाएगा। आगे वही फॉर्मूला है, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो 103 का वर्ग ज्ञात करना है हमें, यानी 103 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। 103 का 103 से साधारण अगर विधि में हम बात करते हैं तो गुणा करना होता है, लेकिन यहाँ हमें निखिल विधि से करना है। तो निखिल विधि को हम बोलते हैं आधार और उपादार विधि। तो सबसे पहले हमने 103 देख लिया, तो 103 देखते ही हमें 103 किसके नजदीक दिखाई देता है, 100 के। तो यहां हम आधार मानेंगे कितना, 100। विचलन ज्ञात करने का तरीका क्या है, संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है 103, आधार कितना है 100, तो विचलन कितना आया 0.3। तो अब आप फॉर्मूले को प्रश्न में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ये होता है, यानी इस सूत्र के आधार पर ये होता है। तो संख्या यहाँ पे कितनी है 103 प्लस विचलन कितना है 0.3 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन 103 और 0.3 कितने हो गए 106। 0.3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। लेकिन ध्यान देने की बात है, यहाँ 0 आपको लगाना है, उत्तर सीधा लिख दोगे 106,09। अब यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि 0.3 का वर्ग हालांकि 9 ही होता है, लेकिन हमने 0.9 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि आधार में कितने शून्य है 2 शून्य। 100 आधार है यहाँ पर, अगर 100 आधार है तो यहाँ आपको 2 अंक लिखने ही होंगे। तो 2 अंक लिखने होंगे तो पहले हम 0 लगा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा 0.9। अगर आधार 10 होता है तो उस स्थिति में हमें केवल एक ही अंक की आवश्यकता होती है, तो जो भी अंक है वही अंक हम लिख देंगे। तो यहाँ आधार में 2 शून्य थे, इसलिए हमने यहाँ लिखा है 0.9। तो 106,09 इसका वर्ग हो गया। एक दो प्रश्न इसके और बताता हूं मैं। 5वां प्रश्न देखो 95। ओरल वर्गों को करने की ये विधियां हैं, या मौखिक रूप से ही आंसर दे सकते हैं। 95 का वर्ग, तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, संख्या प्लस विचलन। संख्या कितनी है 95 प्लस विचलन। अब विचलन निकालने का वही तरीका, देखो सबसे पहले आधार कितना है इसमें 100 के नजदीक है, तो इसमें भी हम आधार 100 ही मान लेंगे। आधार कितना 100। विचलन ज्ञात करने का तरीका वही है, संख्या माइनस आधार। तो 95 माइनस 100 बराबर में आएगा -0.5। तो संख्या प्लस विचलन यानी -0.5 ओब्लिक -0.5 का स्क्वायर। तो 95 प्लस माइनस, तो अपने आप ही घट जाएगा, 95 में से 5 जाएंगे कितने बचे 90 ओब्लिक 0.5 का स्क्वायर 25। आंसर आ गया आपके पास 90/25। यानी
डायरेक्ट आप मौखिक रूप से ही हमें पता लग गया इसका विचलन कितना है, -5 है, तो 95 में से 5 गए 90, और अगली संख्या का वर्ग 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 90 25, सीधा ये उत्तर दे सकते हैं। इसमें मैं एक उपाधार का आपको प्रश्न और करवाता हूं कि अभी तक मैंने कई बार इसका विवेचन कर लिया है, अभी आधार और उपाधार विधि, जबकि विद्यार्थियों को अब तक बताया नहीं है अभी उपाधार वास्तव में है क्या। तो एक प्रश्न हम उपाधार वाला लेते हैं जिससे आपको उपाधार का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसी प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर है 6, 204 का वर्ग ज्ञात करना है। तो आधार आपको बता दिया भाई, आधार हो सकता है 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार से। तो फिर ये तो 204 है, तो ये ना 1 के नजदीक है, ना 10 के नजदीक है, ना 100 के नजदीक है। तो यहाँ उपाधार अंक आपको मानना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आधार तो फिर ये जब 100 की कैडर में चल रहा है, 100, 200, 300, 400, तो हम आधार तो इसमें क्या मान सकते हैं, 100 ही मान सकते हैं। लेकिन इसमें हम उपाधार मानेंगे, उपाधार क्या मानेंगे 200, क्योंकि 200 के नजदीक है ये, न कि 100 के। तो उपाधार इसमें क्या हो गया 200। तो यहां फिर आप मानोगे उपाधार अंक, उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना हो गया, वह अंक जिसको गुणा किया है आधार से, तो वो है 2। क्या है 2, यानी 2 गुणा 100 200 होता है। तो उपाधार अंक कितना आ गया 2 आ गया। विचलन अब यहां से ज्ञात करोगे उपाधार से, उपाधार कितना है 200, तो 203 माइनस 200 कितना देगा 0,3। 2 अंकों के अंदर रखना है इसको भी, क्योंकि आधार यहाँ पे कितना है 100 है, इसलिए विचलन 2 अंकों में 0,3। अब फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, उपाधार अंक गुणा में आ जाएगा, बस इतना ही अंतर है। उपाधार अंक आ गया ये गुणा में, 2 गुणा संख्या प्लस विचलन, 204 प्लस 0, सॉरी ये 3 नहीं है, कितना है 4 है, तो 204, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 0,4 आ जाएगा। 2 गुणा में संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, तो 0,4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2 गुणा 204 और ये हो गया 208 ओब्लिक 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 416 ओब्लिक 16, 41616। केवल यहां अंतर आता है कि जब हमने उपाधार मान लिया तो उपाधार अंक को संख्या प्लस विचलन से यहाँ पर क्या करना है गुणा करना है, तो गुणा में यहाँ पे 2 लगाना है। ये यहाँ वही तरीका है, क्योंकि आधार कितना है, आधार तो 100 ही है, 2 अंक है शून्य में, तो यहाँ 2 अंक आएंगे, ये 16 आ गया, और ये इन दोनों को गुणा करने पर जो भी आया 416 हो गया। ओब्लिक है, ओब्लिक को उठा के 416 16। निम्न का घनफल ज्ञात करो, ये भी निकली विधि से ही है। अगर आपको डायरेक्ट आए कि घनफल ज्ञात करो, तो हम निकली विधि से ही घनफल ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, संख्या प्लस वर्ग में क्या था, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, घन में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। अगर उपाधार अंक और आ जाता है तो उपाधार अंक की यहाँ स्क्वायर लगानी है, और बीच वाले खंड के अंदर उपाधार अंक सिंगल टाइम गुणा करना है, यानी उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक उपाधार अंक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। तो यहाँ 15 है, तो 15 में तो आपको सीधा आधार मानना है। आधार कितना आएगा 10, क्योंकि 10 के नजदीक है, तो 10 इसका आधार हो गया। और विचलन, विचलन संख्या माइनस आधार, यानी 15 माइनस 10 कितना आ गया 5, 5 इसमें क्या हो गया विचलन। फॉर्मूला सवाल के बीच में आपको लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप करोगे संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या कितनी है 15 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है 5 ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। 15 प्लस
2 गुणा 5 तो पहले 15 को तो ऐसे कैसे, 2 गुणा 5 कितने हो गए 10, 3 गुणा 5 का स्क्वायर कर लोगे पहले 25, 5 की क्यूब, 5 5 25, 25 5 125। अब ये बन गया आपके पास 15 और 10 25, 25 दिए 75 और ये 125। अब यहाँ ओब्लिक को हमें हटाना है तो उसके लिए वही आपको नियम ध्यान रखना है। हम निखिलिम विधि कर रहे हैं तो निखिलिम विधि में ये नियम है कि प्रत्येक खंड के अंदर इकाई की तरफ से, अंतिम खंड में तो जितने अंक बचेंगे उतने बचेंगे, इकाई की तरफ से अगर आधार में 1 शून्य है तो 1 ही अंक आएगा, 2 शून्य है यानी 100 आधार है तो 2 अंक आएंगे, 1000 है यानी 3 शून्य है तो 3 अंक आएंगे। तो यहाँ आधार 10 है, इसका मतलब 1 ही शून्य है, तो अगर 1 ही शून्य है तो 1 1 ही अंक आएगा। 1 1 अंक के लिए आपको कैसे रखना है, इकाई के अंक को तो आप वैसे वैसे रख लोगे, 5 हमने वैसे वैसे रख लिया। अब ये पूरा क्या बच गया, यहाँ पर 12 बच गया, तो 12 को किस में ऐड कर दोगे, इधर 75 के अंदर ऐड कर दोगे, या सीधा 5 के अंदर ऐड कर लो, एक ही बात है। 12 और 5 कितने हुए 17, तो ये आ गया यहाँ पर 7। इधर से 12 और 5 17, एक हासिल बच गई, तो वो किस में जोड़ दोगे, इसके अंदर, तो ये बन गया 8। कितना बचा 8। या सीधा ही देख सकते हो आप कि 75 और 12 मिलके कितने बन गए 87 बन गए। तो 87 में 7 तो यहाँ आ गया, 75 और 12 कितने हो गए 87, 7 तो यहाँ आ गया, 8 बच गया। अब 8 को किधर जोड़ोगे, आगे इसमें जोड़ोगे, प्लस 1 यहाँ पे हो ही गया, तो 8 इसमें जोड़ोगे, 25 में 8 जोड़ोगे, कितने आ गए 33। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 33 75, 15 की क्यूब। ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक अंक को यहाँ रखना है, बाकी जो अंक बचे उनको अगले कॉलम में जोड़ते रहो। फिर वही बात, एक अंक को रख दिया, बाकी बचे उनको अगले कॉलम के अंदर। और अगर 2 शून्य हो तो 2 अंक को रखना है। एक प्रश्न हम उपाधार अंक का और लेते हैं, जिसमें उपाधार अंक आपको मानना पड़ता है 32। 32 का हमें घन करना है, तो 32 के लिए आधार तो 10 ही होगा। अब उपाधार कितना हो गया, उपाधार 30, और उपाधार अंक कितना हो गया, अंक उपाधार अंक कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 गुणा 10 बराबर 30। तो विचलन ज्ञात करेंगे, तो विचलन कैसे ज्ञात होगा, संख्या माइनस आधार, यानी 32 माइनस 30 कितने आएंगे 2, 32 माइनस 30, 2 इसमें विचलन हो गया। उपाधार अंक कितना हो गया 3, फॉर्मूले में मान रखोगे सीधा सीधा, सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, आगे वही तरीका है। तो संख्या कितनी है 32 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है, कितना है विचलन 2, ओब्लिक उपाधार अंक एक बार आएगा यानी 3, फिर ब्रैकेट शुरू, अब वही साधारण फॉर्मूला 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, ये तो क्या है उपाधार अंक। अब फॉर्मूले के अंदर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, यानी 3 गुणा विचलन कितना है 2, 2 का स्क्वायर, ओब्लिक विचलन की क्यूब, तो विचलन कितना है हमारे पास 2, 2 की क्यूब। 3 का स्क्वायर कितना है 9, 32 प्लस ये 2 दूनी 4, 4 को 32 में जोड़ दो, कितने हो गए 36, ओब्लिक 3, ये गुणा में 2 की स्क्वायर कितनी हुई 4, 4 तिये 12, 2 की क्यूब कितनी होगी 8। 36 को 9 से गुणा करोगे, 36 में कितने आ जाएंगे 324, 12 तिये 36 और ये 8। अब देखो आधार में शून्य कितने 1, क्योंकि आधार तो 10 ही है, तो वही 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, 6 ऐसे कैसे आ जाएगा, एक एक अंक आएगा तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, 7 और 32। लास्ट खंड में जितने अंक बचते हैं उतने ही आएंगे, ये इसमें ऐड हो गया, 4 और 3 7, तो 3 2 7 6 8, ये इसका क्या हो गया घन फल।